अब देखते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या है। आर्टिकल 19 जो कि पहले 7 थी, अब केवल 6 स्वतंत्रताएं बची हुई हैं। 7वीं कौन सी? ये डिलीट किया जा चुका है, निरसित हो चुका है। ये संपत्ति का अधिकार था। अब ये संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको भाग 12 के अंतर्गत 300 ए में रखा गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 1 ए में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। 19 बी में कहा गया है कि शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी, मतलब कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन कर सकता है। और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारा प्रेस आ जाता है। और 19 सी की बात करें तो संगठन बनाने एवं सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रताएं हैं। डी है हमारा आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, वो चाहे हम गुजरात जाएं, कन्याकुमारी जाएं, अंडमान जाएं, ये यहाँ सब जगह घूमने की आज़ादी है, आवागमन की स्वतंत्रता है हम लोगों को। ई कहता है निवास व बसने की स्वतंत्रता, हम लोग कहीं भी जाके बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। हमारा एफ जो है 19F, इसको डिलीट कर दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया है संपत्ति का अधिकार जिसमें था। और ये संपत्ति का अधिकार अब भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में चला गया है। 300 ए में अब इसको रखा गया है। जी में कहा गया है कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होगी, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, वो टीचर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो उस खुद की चॉइस होगी। तो आर्टिकल 19 में हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें पहले 7 थी, अब 6 स्वतंत्रताएं बची हुई हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने एवं सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास व बसने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आर्टिकल 20। अब देखते हैं हम आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 20 में अपराधी ठहराए जाने पर स्वतंत्रता, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी ठहराया जाता है तो उसकी क्या क्या स्वतंत्रताएं हो सकती है तथा वह किस कारण से उसके अधिकारों को हनन होने पर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो 20A में कहा गया है कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा जब तक किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति तब तक वो अपराधी नहीं होगा जब तक वो किसी भी कानून को तोड़ा ना हो या किसी कानून के अंतर्गत वो अपराधी ना हो, तथा उसे कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे किसी भी तरह से उसे ज़्यादा सजा नहीं मिल सकती, मतलब जो कानून में बताया गया है, जो कानून में जितनी सजा का प्रावधान किया गया है उस व्यक्ति को उतनी ही सजा दी जा सकती है तथा ये उतनी ही सजा दी जा सकती है। और आर्टिकल 20(2) कहता है, आर्टिकल 20 का पार्ट 2, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार सजा दी जा सकती है, अधिक बार नहीं। मतलब कोई भी व्यक्ति वो कोई अपराध करता है तो उसको एक ही बार सजा दी जा सकती है, उसको ये नहीं कि बार बार उसको सजा दी जाए। ये दोहरे दंड का निषेध करता है, दोहरे दंड का निषेध करता है ये आर्टिकल 20(2). आर्टिकल 20(2) क्या कहता है, दोहरे दंड का निषेध करता है। आर्टिकल 20(3) में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको जबरदस्ती उसको कोई भी अपराध करने के लिए कबूल नहीं करवाया जा सकता कि हाँ तुमने ही वो अपराध किया है। मतलब क्या हुआ कि आत्म अभिशंसन की मनाही है, उसको खुद के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ अपराध कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब हमने ये पूरा हो गया आर्टिकल 20, जो किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराए जाने पर उसकी स्वतंत्रताएं होती हैं।
अगर इनके जो भी प्रावधान दिए गए हैं, अगर इसके विरुद्ध उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आर्टिकल 21। अब आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में हमें निजता का अधिकार का उल्लंघन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक प्रतिबंधित या बाधित नहीं किया, वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कोई भी विधि न बनाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा कोरोना काल चल रहा था तो उस समय विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ये इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। इसमें कहा गया है कि कोई भी विधि के द्वारा वंचित किया जा सकता है उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। तो इसके अंतर्गत कई स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग विवाद रहे हैं इसके पीछे। तो पहला हमारा आता है विदेश यात्रा, मतलब विदेश यात्रा करना हमारा एक निजता का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये स्वतंत्रता मिली कि हम विदेश यात्रा कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा है जीवन जीने का अधिकार। तीसरा है मृत्यु का अधिकार, मतलब इच्छा मृत्यु, इसी के अंतर्गत इच्छा मृत्यु आती है, यूथेनेसिया। और है रोजी रोटी का अधिकार, मतलब हम कोई भी कार्य, रोजी रोटी का अधिकार तथा निद्रा का अधिकार। निद्रा का अधिकार तब आया था जब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा था और बाबा रामदेव को रात में वहाँ रामलीला मैदान से भगाया गया था, तब उस विवाद पे ये निद्रा का अधिकार आया था। आगे है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मतलब स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार हम लोगों सबका अधिकार, एक व्यक्तिगत निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है। जीवन साथी चुनने का अधिकार तथा इंटरनेट का अधिकार, इंटरनेट का भी अधिकार हमारे निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आर्टिकल 22। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में बोला गया है कि मनमानी, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पहले तो उसका गिरफ्तार होने का कारण बताना पड़ेगा। दूसरा है कि उसके मनपसंद वकील से परामर्श करने का उसका अधिकार होगा। तीसरा है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और उसके आने, जैसे कहीं दूर है तो उसके यात्रा को छोड़कर समय 24 घंटे के अंदर हमें उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। अब देखते हैं निवारक नज़रबंदी क्या होता है। निवारक नज़रबंदी वो होता है जो अपराध किए बिना व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, तो उसे हम निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसके मेनली 4 आधार बताए गए हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था है, राज्य की सुरक्षा है, तथा किसी शस्त्र राज्य से उसके मित्रतापूर्ण संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि उसको निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत रखा जाता है। इससे क्या होगा कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपने अधिकारों को पता होगा तथा उनकी अधिकारों के हनन पे वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो आगे चलते हैं, हम आर्टिकल 23 के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार तथा वेगार एवं बलात् श्रम से सुरक्षा। दुर्व्यवहार का मतलब क्या हुआ है कि किसी भी मनुष्य का प्रयोग बुरे उद्देश्य से करना, जैसे कि वेश्यावृत्ति हो गया, ये सब मनुष्य का प्रयोग बुरे उद्देश्य से माना जाता है। और अगर हम बालात् श्रम की बात करें तो बालात् श्रम में या बेगारी में होता है कि किसी भी व्यक्ति से काम कराना तथा उसका उचित भुगतान न करना तथा उस व्यक्ति की इच्छा न होने पर भी कार्य करने के लिए बाध्य करना, ये हमारा बालात् श्रम में आता है। लेकिन इसका दुर्व्यापार में, जैसे कि दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा प्रचलित है, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है, उसको दुर्व्यापार में नहीं रखते हैं।
तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मनुष्य को दुर्व्यापार तथा बेगार एवं बालाश्रम से सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 23। अगर हम बात करें आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कारखाना, खान तथा खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता तथा इसका कोई भी अपवाद नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 14 साल तक के बच्चों को कारखाना, खान में नहीं लगा सकते आप तथा खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। ये आर्टिकल 24 बच्चों के सुरक्षा से संबंधित है। आगे देखेंगे आर्टिकल 25। अब देखते हैं हम आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 25, 26, 27 तथा 28 है। तथा अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 25 की, तो इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको हिंदू धर्म मानना है तो हिंदू धर्म मान सकता है तथा उसका आचरण में ला सकता है। जो भी हिंदू धर्म में है, टीका लगाना, वो वस्त्र पहनना, वो पहन सकता है तथा उसको प्रचार तथा प्रसारित करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। अगर मैं आर्टिकल 25 की बात करूं तो ये व्यक्ति विशेष को दिया गया है। वहीं आर्टिकल 26 में कहा गया है प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार है। ये जो आर्टिकल 26 है ये समुदायों को दिया गया है। मतलब जैसे कोई मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति को आर्टिकल 25 के अंतर्गत है तथा अगर मुस्लिम समुदाय है, किसी समुदाय के प्रति है, तो आर्टिकल 26 इसमें कहा गया है कि वो धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार रखता है। मतलब ये है कि जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो वो अपने धर्म के प्रबंध करने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जो किसी धर्म विशेष को उन्नत करे। लेकिन इसमें क्या है कि किसी धर्म विशेष को उन्नत करे तो वो कर नहीं लगा सकता। अगर वो सभी धर्मों को उन्नत करता है तो राज्य कर लगा सकता है। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। मतलब राज्य के अंतर्गत या राज्य पोषित, वित्त पोषित जितने भी संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, और उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 29। अब हम लोग आगे देखते हैं शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में कहा गया है नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा हो, लिपि हो तथा संस्कृति हो, उनकी खुद की भाषा हो तथा खुद की लिपि हो तथा उनकी संस्कृति हो, तो वो संरक्षण का अधिकार देंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वर्ग समुदाय है, अगर उसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है तथा अपनी संस्कृति है, तो वो उनको संरक्षण देने का अधिकार रखता है। अगर आर्टिकल 30 की बात करें तो इसमें कहा गया है सभी अल्पसंख्यक हमारे भारतीय संविधान में 2 ही को माना गया है, एक धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक। तो आर्टिकल 30 में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक मतलब धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को उन्हें इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। मतलब क्या है कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग शिक्षा संस्थान चला सकते हैं तथा शिक्षा की पद्धति क्या होगा, शिक्षा किस माध्यम से दी जाएगी, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं तथा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 क्या है कि हमारे जो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 29 में क्या कहा गया, जिसकी भाषा, लिपि और संस्कृति होगी वो उनको संरक्षण का अधिकार होगा। तथा आर्टिकल 30 में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक मतलब है भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थान चलाने या स्थापित करने का अधिकार होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आर्टिकल 32। अब आगे हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार 6 के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा माना था।
मतलब ये मौलिक अधिकार की बात करें तो सभी अनुच्छेदों में से सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल 32 है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई व्यक्ति है या संस्था है, कोई व्यक्ति है, अगर उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तथा वो हाई कोर्ट जा सकता है। और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है। हम लोग रिट जो 5 प्रकार की होती है, सुप्रीम कोर्ट में इसका वर्णन आर्टिकल 32 में है तथा हाई कोर्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 226 में दिया गया है। क्योंकि रिट की बात करें तो इसमें हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। वही हाई कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों के खिलाफ या अन्य मुद्दों पर भी वो रिट जारी कर सकता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि न्यायालय रिट जारी करता है और कहता है उस बंदीकर्ता से कि बंदीकर्ता को आदेश देता है कि वो बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करे, तथा ये क्वेश्चन बनता ही रहता है कि कौन सी रिट किसके खिलाफ है। तो ये जो रिट है वो लोक अधिकारी तथा निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, और ये निवारक नज़रबंदी की स्थिति में भी जारी होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि निवारक नज़रबंदी क्या होता है। निवारक नज़रबंदी में होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता तथा वो भविष्य में अपराध करने की आशंका के बिहाफ पे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करी जा सकती है। अब आगे देखेंगे दूसरी रिट। आगे देखेंगे हम लोग दूसरा रिट होता है परमादेश मैंडेमस। ये लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होता है तथा इसमें लोक अधिकारी में 2 अपवाद हैं, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। ये राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता तथा ये इसमें कहा जाता है न्यायालय के द्वारा, न्यायालय लोक अधिकारी को कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है। जिस भी लोक अधिकारी के खिलाफ ये रिट जारी करता है तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको उसके कर्तव्य के पालन करने का निर्देश देता है। तो इसमें क्या होता है कि ये न्यायिक संस्था तथा अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध लाया जाता है तथा ये उनके क्षेत्राधिकार के उल्लंघन पर तथा कार्यवाही रोकने के मकसद से किया जाता है तथा इसे टू स्टॉप रोक देना या स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। ये रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। कोई भी कार्य हो रहा है जिसका उन्होंने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है तो ये रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके कार्यवाही को रोकती है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिट न्यायिक, अर्ध न्यायिक तथा प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी करा जा सकता है। अगर हम प्रतिषेध रिट की बात करें तो वो कार्यवाही के समाप्त होने पर जारी करा जाता है तथा उत्प्रेषण रिट ये निर्णय को समाप्त करता है तथा प्रतिषेध रिट क्या करता है, वो कार्यवाही को समाप्त करता है तथा जो उत्प्रेषण रिट होता है वो निर्णय को समाप्त करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अधिकार प्राक्षा। अगला अधिकार है अधिकार प्राक्षा को वारंटो। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिस पर गैर कानूनी तरीके से कोई लोक पद प्राप्त करने लेने का आरोप लगा हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाती है जिस पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो किसी लोक पद को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया है, और ये उस व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करती है तथा इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति के दावे की वैधता को जांच करती है। तो ये था हमारा
हमारी रिटें थी, ये 5 रिटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है। अब हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल 33, 34 और 35। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में कहा, कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति तथा सशस्त्र बल के सदस्य तथा गुप्तचर से संबंधित व्यक्ति और दूरसंचार से संबंधित व्यक्ति के इनके इन सभी लोगों के फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है। और आर्टिकल 34 में कहा गया है कि किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो जाता है तो उस क्षेत्र में फंडामेंटल को कम या समाप्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी भी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू है तो उस क्षेत्र में फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करा जा सकता है। अगर आर्टिकल 35 की बात करें तो आर्टिकल 35 में हमारे इस भारतीय संविधान में कहा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार सांसद को दिया गया था। मतलब अगर फंडामेंटल में कोई संशोधन करना है, कोई और भी अमेंडमेंट या कोई और चीज़ लानी है, कोई और अधिकारों को जोड़ना है, तो इन सब कानूनों को बनाने का अधिकार क्या संसद के पास है। तो ये पूरा था हमारा मौलिक अधिकार के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आप इसको पढ़ लेंगे तो आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तथा हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।